Welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nouri Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 2, which is from our unit 2nd, kinematics. Kinematics का lecture number 1, which is depends on a motion in a straight line. हम लोगों ने उस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और साथ के साथ मोशन इन अ प्लेन, उनको हम लोग बाद में कवर अप करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें कुछ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखना है, लाइक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और साथ के साथ हमें वेक्टर्स के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और आपका जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, वो टोटली वेक्टर्स पर ही डिपेंड करता है. तो आज का हमारा जो लेक्चर है, विच इज़ लेक्चर नंबर 2, इट इज़ डिपेंड्स ऑन अ वेक्टर. ओके, यहाँ हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे. कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं आज के लेक्चर में जो हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन आर नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटीज़. ओके, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरीके की होती हैं? तो पहली है आपकी स्केलर क्वांटिटीज़. अब स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. ओके, लाइक उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है, और साथ के साथ वो लॉज ऑफ अलजेब्रा का अच्छे से पालन करते हैं. वही फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं. ओके, लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्टेंस, स्पीड, मास एक्सेट्रा. ये जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके मेजरमेंट के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ेगी. ओके, और जब आप इनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो सिंपल जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, उसी तरीके से आप इन क्वांटिटीज़ का भी सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं. सिंपल अलजेब्रा के लॉज को ये फॉलो करते हैं. लाइक कि आपने कहीं से 4 किलो चावल खरीदा, कहीं से आपने 2 किलो आटा खरीदा. मैंने आपसे पूछा कि कितना पास है आपके पास, तो आप सिंपल ऐड करेंगे 4 + 2, इट इज़ 6 किलोग्राम मास आपके पास है. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, अब यहाँ बात करते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की. दिस इज नोन एज अ टेंसर. अब टेंसर क्या होता है? टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हैं और साथ के साथ डिफरेंट डायरेक्शन भी होती हैं. अब ये कैसे हो सकती हैं? यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल ले लीजिए. आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, स्ट्रेस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे. ओके, मैं यहाँ बात करती हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. लाइक यू हैव गिवन अ रॉड. कोई आपको एक रॉड दे रखी है, लाइक दिस वन, की आपकी एक रॉड है. ओके, एंड यू वांट टू रोटेट दिस रॉड. अब आपको इस रॉड को रोटेट करना है, तो आपने इसके सेंटर ऑफ मास से इसको रोटेट किया. ओके, ये जो रॉड है ये कैसे रोटेट करी आपने? इसको सेंटर ऑफ मास से. दिस रॉड हैविंग अ मास m एंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज r. यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड. तो अगर आप इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल कर आएगा I = mr²/12. क्लियर? अब रॉड वही है, ठीक है, बस आपने क्या करा, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया. अब मैंने रॉड को ना यहाँ से पकड़ के रोटेट करना शुरू कर दिया. ओके, इसकी मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया. रॉड आपकी वही है. इस सिचुएशन में जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल कर आएगा I = mr²/3. क्लियर? रॉड आपकी एक ही थी, आपने डिफरेंट डायरेक्शन में इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड था एक ही रॉड का चेंज हो गया. क्लियर? तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, वो आपकी टेंसर क्वांटिटीज़ में आते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेस. ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल स्ट्रेस होगा तो उसकी वैल्यू
डिफरेंट आएगी और डायरेक्शन भी अलग होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टेंजेंशियल स्ट्रेन पड़ेगा तब भी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट होंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वॉल्यूम स्ट्रेस होगा तब भी उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे। ओके, तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस की भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है और साथ के साथ डिफरेंट डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? अब स्केलर और टेंसर के बाद यहाँ पे जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ अ वेक्टर। ओके, आने वाले 3-4 वीडियोस आपके वेक्टर्स पर ही बनने वाले हैं, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। अब यहाँ मैं वेक्टर की बात करूँ तो वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। ओके, डायरेक्शन डिफरेंट ना हो, स्पेसिफिक होनी चाहिए। ओके, और साथ के साथ ये वेक्टर्स लॉस को भी फॉलो करें। तो सच अ क्वांटिटीज आर नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? लाइक आपका डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपकी वेक्टर्स के अंदर आती हैं। इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज द स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दे ऑल्सो फॉलोज द वेक्टर्स लॉ। ओके, कौन कौन से हैं अभी हम आगे जानेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? हम वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है आपका लाइन सेगमेंट। क्लियर? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद अ एरो हेड। एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे और उस पर एक एरो बना देंगे तीर की तरीके से, तो सच लाइन इज नोन एज अ वेक्टर। इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम लोग हेड कहते हैं और जो इसका फाइनल पॉइंट होता है उसे हम टेल कहते हैं। ओके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम दी गई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं। ओके, लाइक ये आपका ए वेक्टर है तो मैंने इसको ए वेक्टर की तरीके से लिख दिया है। अगर फोर्स आपका वेक्टर है तो आप फोर्स को एफ वेक्टर लिख देंगे। ओके, तो या तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कुछ एक बुक्स के अंदर वेक्टर्स को बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, बोल्डली अगर लेटर्स आपके लिखे हुए हैं तो इट मीन्स इट रिप्रेजेंट अ वेक्टर, वो वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये जो आपका एरो है इस वेक्टर का, ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये इसकी जो लेंथ है, वेक्टर की लेंथ दिए गए वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। इट इज क्लियर? ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन। जैसा कि हमने सीख चुके हैं कि वेक्टर्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ओके, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन कौन कौन सी हैं? तो जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या फिर साउथ है। तो पेपर पे हम इस डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है और एक इस तरीके से ड्रॉ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेस्ट डायरेक्शन होती है, राइट हैंड साइड में ईस्ट होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होती है और नीचे की तरफ साउथ होती है। क्लियर? अब क्या हुआ, अगर आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ओके, अगर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे या फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आएंगे तो वो डायरेक्शन एन ई से रिप्रेजेंट करी जाएगी। ओके, इधर देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ गए या वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो डायरेक्शन आपकी एन डब्ल्यू से, नॉर्थ वेस्ट से रिप्रेजेंट करी जाएगी। सिमिलरली अगर आप वेस्ट से साउथ की तरफ गए और साउथ से या वेस्ट की तरफ गए तो वो डायरेक्शन आपकी एस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करी जाएगी। और यहाँ अगर आप साउथ से ईस्ट की तरफ गए या ईस्ट से साउथ की तरफ आते हैं तो वो डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करी जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स करके हम यहाँ देखते हैं कि डायरेक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ वेक्टर फॉर्म। ओके, लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन आपको 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है और जो ऑब्जेक्ट है आपका वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है।
ओके और एंगल कितना फॉर्म कर रहा है वो 45 डिग्री का एंगल वो फॉर्म कर रहा है। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंटेड इट? तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर स्केल कंसीडर करना पड़ेगा जिसको आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर सकें। ओके तो कॉपी पे अगर आप किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इन सेंटीमीटर ही ड्रॉ करते हैं, आपके पास जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर्स में ही होता है। तो आपको जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटीज दे रखी है उसका वो रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ रहा है तो आप उस दिए गए वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को सेंटीमीटर में कंसीडर कर लीजिए। ओके अब यहाँ आपको दे रखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तो आपने कंसीडर करा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने कंसीडर कर लिया। ओके अब आपने क्या करा, आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी। हियर इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ गया है। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएगा तो कैसे आएगा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ही आ गया। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, NW से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ गया है, एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री का। ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री का है तो इसका हाफ एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। लेकिन मेजरमेंट कहाँ से होगा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। क्लियर, बहुत आसान है वेक्टर्स को आपको रिप्रेजेंट करना। यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। यू हैव गिवन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके you have given a angle 60 degree west of south। ओके किसी ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर और वो ऑब्जेक्ट आपका साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको स्केल कंसीडर करना पड़ेगा इन सेंटीमीटर्स, एक सूटेबल स्केल। ओके मैंने यहाँ पे एक सूटेबल स्केल, देखो 50 किलोमीटर पर आवर तो रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होगा ना आपको कॉपी के ऊपर, तो आपने स्केल कंसीडर करा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने मान लिया 10 किलोमीटर पर आवर। ओके अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन दिखा दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कह रहा है कि वो आपका साउथ से वेस्ट की तरफ है, तो कहाँ से, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है और कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का। तो ये तो हो गया आपका 60 डिग्री, ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने डायरेक्शन। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर पर आवर मारा है तो 50 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो कितने सेंटीमीटर का करेंगे 5 सेंटीमीटर का। ओके यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। यहाँ पे देख लीजिए कि आपको किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस इज 60 न्यूटन, एंगल इज 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके नॉर्थ से वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर अ स्केल इन टर्म्स ऑफ अ सेंटीमीटर। ओके तो आपने स्केल कंसीडर करा तो सुटेबल स्केल क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 10 न्यूटन। आपने डायरेक्शन आपने कंसीडर कर ली, हियर इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके अब यहाँ पर देख लीजिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है 75 डिग्री का। तो ये तो आपने डायरेक्शन बता दी। एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्केल कितने सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी 6 सेंटीमीटर की। ओके यहाँ आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और भी क्वेश्चंस हैं जो आप करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये सवाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की वेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं। ओके अगर इन ऑर्डरी सिचुएशन में देखा जाए तो वेक्टर सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। ओके पहला वेक्टर जो होता है वो आपका पोलर वेक्टर होता है, वो वेक्टर जो कि लीनियर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करे। ओके जब वो वेक्टर किसी भी अप्लाई होते हैं तो उस सिचुएशन में वो लीनियर इफेक्ट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वेक्टर आपके पोलर वेक्टर कहलाते हैं। लाइक आपका डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेट्रा, ये जो होते हैं ये लीनियर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स होते हैं जो कि पोलर वेक्टर कहलाते हैं। और दूसरा होता है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, दीज वेक्टर रिप्रेजेंट अ रोटेशनल इफेक्ट। ओके वो जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करें वही वेक्टर आपके क्या कहलाते हैं, एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। लाइक आपका टॉर्क है, ओके द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ओके रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सियल वेक्टर। ओके तो लीनियर और रोटेशनल के अकॉर्डिंग अगर हम वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। वैसे वेक्टर्स कई तरीके के होते हैं। ओके अब कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 इज अ इक्वल वेक्टर।
Equal vectors, those vectors which are having equal magnitude, equal direction as well as the same unit. Clear? वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, साथ के साथ यूनिट भी सेम हो, तो वही वेक्टर्स आपके कहलाते हैं equal vectors. Okay, equal vectors like you have given two vectors, a vector and v vector. Okay, and the direction of these vectors is east and east, दोनों ही ईस्ट की तरफ है. ओके, तो आपने कंसीडर क्या करा कि हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज ऑल्सो अ 5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो सच अ वेक्टर्स आर नोन एज अ इक्वल वेक्टर्स. अगर इन वेक्टर्स की यूनिट चेंज हो जाती, लाइक यहाँ पे आपका 5 मीटर पर सेकंड दे रखा होता, यहाँ पे आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा होता, तब ये वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर्स के अंदर नहीं आते. ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की. नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं? वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन यूनिट सेम होती है. ओके, तो ये वेक्टर्स आपके नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर आते हैं. अब देख लीजिए, यू आर रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट एंड यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर टुवर्ड्स west. Okay, so such a vectors are known as a negative vectors. Okay, and it is represented by a vector is equals to minus b vector. Clear? अब नेक्स्ट देख लेते हैं. थर्ड वेक्टर है आपका पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? विच एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन. ओके, अगर वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो वो आपके पैरेलल वेक्टर में कहलाते हैं. और ये जो पैरेलल वेक्टर होते हैं इनके बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री का होता है. नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स विच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. एक अगर आपका ईस्ट में है तो दूसरा आपका वेस्ट में है, तो सच अ वेक्टर्स आर नोन एज अ एंटी पैरेलल वेक्टर्स. और इन वेक्टर्स के बीच जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज अ 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्करेंट वेक्टर्स. कॉन्करेंट वेक्टर्स आपके कौन से होते हैं? 2 और मोर वेक्टर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट. ओके, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं, तो सच अ वेक्टर्स आर नोन एज अ कॉन्करेंट वेक्टर्स. लाइक कि अब देखिए, ए वेक्टर आपका ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा और डी वेक्टर ये रहा. इनके एक्टिंग पॉइंट कौन सा है? ओ, सेम पॉइंट है. तो ये सारे के सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो सच अ वेक्टर्स आर नोन एज अ कॉन्करेंट वेक्टर्स. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड अलोंग द सेम लाइन. ओके, व्हाटएवर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है या अनइक्वल है इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये वेक्टर्स आपके एक ही लाइन पर एक्ट करने चाहिए, तो सच अ वेक्टर्स आर नोन एज अ कोलिनियर वेक्टर्स. ओके, यहाँ देख लीजिए, ये आपका है सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ही लाइन पर है, तो सच अ वेक्टर्स आर नोन एज अ कोलिनियर. नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स. वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ सेम प्लेन. क्लियर? एक ही प्लेन में अगर कोई वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो आपके कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं. लाइक मैं अगर बोर्ड पे कोई वेक्टर स्ट्रोक कर रही हूँ तो बोर्ड क्या है आपका? प्लेन है, 2 डायमेंशन सरफेस है ये, तो इस पे जो भी वेक्टर्स आपके वर्क करेंगे वो आपके कोप्लेनर कहलाएंगे. आप अपनी कॉपी में जब वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपके कोप्लेनर वेक्टर्स ही होंगे, क्योंकि कॉपी भी आपकी क्या है? एज अ प्लेन है. ओके, नेक्स्ट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है. ओके, और ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, यूनिट वेक्टर का फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है दैट इज ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर. मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर. ये जो मॉडुलस है ना, ये इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा. ओके, और जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो सॉल्व आउट करके जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा, इट इज ऑलवेज बी 1. ओके, आपके नेक्स्ट वेक्टर है दैट इज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस. ओके, ऑर्थोगोनल एक्सिस आपकी कौन सी है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपका आई कैप कहलाता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो होगा वो जे कैप कहलाता है और जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा वो के कैप कहलाता है. यही वेक्टर्स आपके आई, जे और के कैप आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं. अब नेक्स्ट वेक्टर
है दैट इज अ जीरो वेक्टर। ओके, जीरो वेक्टर्स कौन से होते हैं? वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ना करें। ओके, उनकी डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, आप उनकी डायरेक्शन का पता ना लगा सके, तो सच अ वेक्टर्स आर नोन एज अ जीरो वेक्टर। ओके, लाइक आपका ओरिजिन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये जो ओरिजिन कहलाएगा, तो यहाँ पर जो वेक्टर होगा इट इज अ जीरो वेक्टर। ओके, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? दैट इज अ जीरो। और एक्सीलरेशन आपको पता है क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो जीरो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो वेक्टर से। क्लियर? जब भी आपको जीरो वेक्टर लिखना हो तो उसको जीरो के ऊपर आपको वेक्टर को डिनोट करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा आपको वही वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। ओके, दूसरा क्या है? जीरो वेक्टर को जब आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो वेक्टर ही आएगा। जब आप जीरो को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो वेक्टर ही आएगा। ओके, अगर आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज दे रखी हैं हैविंग अ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट विल बी बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने पर जो आपको जीरो मिलेगा दिस इज ऑल्सो अ जीरो वेक्टर। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो वेक्टर जो कि आपकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर पाता है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि विच आर द लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर्स आपके कौन से होते हैं? तो लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो, लाइक आपका पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये सारे के सारे आपके लोकलाइज्ड वेक्टर में आते हैं, इनके इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। ओके, लाइक अब आपको दे रखा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? अ वेक्टर विच गेट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, लाइक आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन आपको दे रखा है और यहाँ पे कोई इंसेक्ट आपका मूव कर रहा है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दिए गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद आप उस इंसेक्ट को देखेंगे तो सच अ वेक्टर इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर, जो दिए गए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेगा। ओके, अब यहाँ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लाइक कि आप यहाँ पे ओरिजिन पर थे और इंसेक्ट आपका ए पॉइंट पर था। जब आपने इस इंसेक्ट को यहाँ से देखा तो योर पोजीशन वेक्टर इज r1 वेक्टर। थोड़ी देर बाद ये इंसेक्ट क्रोलिंग करता हुआ इस प्लेन पर बी पॉइंट पर आया। बी पॉइंट पर जब आपने देखा तो द पोजीशन वेक्टर इज r2 वेक्टर। यू विश टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस विल बी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, These are the all types of a vectors कि वेक्टर्स आपके कितने तरीके के होते हैं और आप उन वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीखते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेकिन आज जितने कवर कर सकते हैं वो कवर करते हैं। ओके, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ पैरेलल शिफ्टिंग। ओके, वेक्टर्स अपने आप को पैरेलल शिफ्ट कर सकता है और पैरेलल शिफ्टिंग करने पे वेक्टर की नेचर पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, लाइक कि ये ए वेक्टर है और मैंने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे ये कर दी तो इसके नेचर पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ही रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। ओके, लाइक दिस वन इज अ वेक्टर, ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करेंगे? ये इसकी पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरफ। क्लियर? तो ये वाली जो पैरेलल शिफ्टिंग हुई तो इस पर भी इस वेक्टर पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नेचर इस वेक्टर का होगा वही नेचर इस वेक्टर का होगा। क्लियर? दूसरी यहाँ पे देखते हैं कि वी विश टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमें किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के क्या रूल्स होंगे? तो पहला रूल क्या है कि फर्स्टली वी हैव टू प्लेस द वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड।
जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमें वेक्टर्स को या तो टेल से टेल मिला के रखना पड़ेगा या फिर हेड से हेड को मिला के रखना पड़ेगा। इसी सिचुएशन में हम वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और दूसरी स्टेप क्या है कि एंगल विच इज स्मॉलर इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, और जो एंगल छोटा होगा वही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, या आप ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से बड़ा और उसके इक्वल हो सकता है और 180 डिग्री से छोटा। ओके, तो such a angle is known as a angle between two vectors। अब how can we find out the angle between the two vectors? किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? Like you have given a vector A vector and B vector आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि what is the angle between them। तो आपको दिख रहा है कि हाँ भैया 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले स्टेप 1 चेक करना पड़ेगा कि हेड से हेड या टेल से टेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे देख लो इस वाली वेक्टर का टेल ए वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्री जो आपने अप्लाई करी है वो बिल्कुल सही है। ओके, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन में ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर आपको ये दे रखा है, दोनों के हेड से हेड मिल रहे हैं। तो ज्योमेट्री आपसे क्या कहती है कि या तो हेड से हेड मिलना चाहिए या फिर टेल से टेल मिलना चाहिए। अगर हेड से हेड मिल रहा है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वही आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कहलाएगा। ओके, अच्छा एक चीज और इसके अंदर देख लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल क्या होगा? ये जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल बड़ा होगा। ओके, इट इज ऑलमोस्ट 270 डिग्री का होगा ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको तो हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं लेंगे। ओके, जो छोटा वाला एंगल होगा वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वाला एंगल फॉर्म होगा ये ग्रेटर देन होगा टू दिस एंगल। ओके, तो विच एंगल वी हैव टू टेक? वी आर टेकिंग 50 डिग्री। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का एंगल दे रखा है इट इज़ अ 120 डिग्री। आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले ज्योमेट्री चेक करेंगे, चेक करा कि हेड से हेड या टेल से टेल मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो जब आपने देखा तो देखा कि यहाँ पे टेल से हेड मिल रहा है। ओके, तो ज्योमेट्री यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्योमेट्री को फॉलो कराना पड़ेगा। अब किस तरीके से फॉलो कराएंगे? विद द हेल्प ऑफ अ पैरेलल शिफ्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो वेक्टर्स की नेचर पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और हमारा टारगेट क्या है कि हेड से हेड या फिर टेल से टेल मिलाए। तो या तो मैं ए वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर लूँ या फिर मैं बी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर लूँ, जिसकी चाहूँ उसकी कर सकती हूँ। तो चलिए मैं बी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर लेती हूँ। तो ये वाला वेक्टर ऐसे है तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कैसी होगी? कुछ इस तरीके से होगी। ओके, ये इसकी पैरेलल शिफ्टिंग हो गई है तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देख लो टेल से टेल मिल रही है, टेल से टेल मिल रही है तो और ये आपका बी वेक्टर है। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ये रो है, इस एरो ये वाला जो आपकी लाइन है इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? टोटल आपका फॉर्म होगा 180 डिग्री का। ओके, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रह जाएगा? इट विल बी 60 डिग्री। ओके, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। ओके, you can also take the example of this one. You have given a vector a vector and b vector. अब यहाँ पर भी देख लीजिए आपने ज्योमेट्री चेक करी कि आपका टेल से हेड मिल रहा है, तो आप इस सिचुएशन में एंगल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको या तो हेड से हेड या फिर टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? या तो ए वेक्टर की पहले शिफ्टिंग कर लीजिए या फिर बी वेक्टर की पहले शिफ्टिंग कर लीजिए। ओके, तो आप एक काम करिए, आप बी वेक्टर की पहले शिफ्टिंग कर लीजिए। आपने बी वेक्टर की पहले शिफ्टिंग करी तो ये देखो ये बी वेक्टर की पहले शिफ्टिंग हो गई। ये अब किससे हो गया? ये आपका क्या है? बी वेक्टर। ओके, अब इस वाली लाइन पे जो टोटल एंगल जो फॉर्म होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 45 डिग्री का एंगल ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल विल बी 135 डिग्री। ओके, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का एंगल होगा वो कितना निकल कर आएगा? 135 डिग्री। इज दैट क्लियर?
तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर्स, सब कुछ नहीं है लेकिन बेसिक नॉलेज है वेक्टर्स के बारे में। आगे और भी वीडियोस आएंगे अभी आपके, जहाँ पे आपको वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ सीखना है। ओके, तो इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहिए। थैंक यू।